हेलो साथियों, लाइफलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का मोस्टली वेलकम। आज हम कक्षा 12 विश्व भूगोल के अध्याय मानव विकास के महत्वपूर्ण सार गर्भित सारांश के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास। डियर स्टूडेंट, आप भली भांति जानते हैं वृद्धि और विकास जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, बोर्ड परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि का मूल्य निरपेक्ष होता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, आपको विशेष ध्यान रखना है। वृद्धि का चिन्ह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। इसका मतलब है कि वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और वह घटती है तो वो ऋणात्मक भी हो सकती है, यानी दोनों इसके पक्ष है। विशेष ध्यान रखिए, मात्रात्मक इसका मूल्य निरपेक्ष, वृद्धि का चिन्ह यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। जब वृद्धि धनात्मक होगी तो वो वृद्धि को बताएगी, जब वृद्धि ऋणात्मक होगी तो वह कमी को बताएगी, यानी प्लस और माइनस को दर्शाएगी। विकास, अब वृद्धि और विकास में अंतर पूछ लिया जाए तो वेरी महत्वपूर्ण। विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन। विकास का मूल्य सापेक्ष होता है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक किसी भी व्यक्ति की वर्तमान दशा में वृद्धि न हो, अथवा वृद्धि और विकास में जो महत्वपूर्ण दो अंतर है वो मात्रात्मक और गुणात्मक, उसका मूल्य निरपेक्ष और सापेक्ष को लेकर है, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। विकास तब तक नहीं हो सकता, हम केवल थोती बातें करके, कोरी कल्पना दिखा के ही नहीं, जब तक वर्तमान की दशा में अगर वृद्धि नहीं हुई है तो हम उसे विकास की परिभाषा नहीं दे सकते। विकास उस समय होता है जब किसी भी सेक्टर में सकारात्मक वृद्धि हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, किसी भी देश में जब तक विकास नहीं माना जाएगा तब तक उस देश के अंदर वृद्धि नहीं हो। डियर स्टूडेंट, प्राकृतिक आपदाएं, इस प्रकृति के ऊपर भूकंप आना, ज्वालामुखी फटना, बादल का फटना, भूस्खलन होना, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। और ये सभी प्राकृतिक आपदाएं किसी नगर के आकार की ऋणात्मक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है। किसी भी देश में प्राकृतिक जब आपदाएं आती है तो उस नगर के आकार में ऋणात्मक वृद्धि जरूर करती है। मानव विकास की अवधारणा, आप आज जो अध्याय पढ़ रहे हैं, इस अध्याय का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मानव विकास। मानव विकास की अवधारणा दी किसने? मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया डॉक्टर महबूब उल हक। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो वेरी इम्पोर्टेंट, इसको तो याद कर ही लेना। दूसरा, डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के निवासी थे? ये भारत के पड़ोसी मुल्क दक्षिण एशिया पाकिस्तान के निवासी है और ये जाने माने अर्थशास्त्री है। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये पाकिस्तान के जाने माने अर्थशास्त्री है। और डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसी विकास के रूप में किया है
वो मानव विकास का वर्णन तो करते हैं, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रखते हैं? वो कहते हैं कि लोगों के सामने अधिक से अधिक विकल्प हो, अवसर हो, अर्थात विकल्पों में वृद्धि। हर आदमी को काम करने के लिए खूब सारी विकल्प मिले, तभी डॉक्टर महबूब उल हक उसे मानव विकास के रूप में देखते हैं। यह वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप सभी इसको अच्छी तरह से देखें। क्यों? क्योंकि विकल्पों में वृद्धि होगी तभी ही सही मायने में विकास होगा। और इसी का अगली कड़ी का जो क्वेश्चन है, डॉक्टर महबूब उल हक कहते हैं मानव विकास की अवधारणा में विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। अर्थात मानव विकास की अवधारणा में कभी भी विकास होगा तो विकास किसका होगा? मनुष्य का। महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास, मानव के जितने भी विकल्प है, ये विकल्प स्थिर नहीं है, तो ये विकल्प परिवर्तनशील है और रिक्त स्थान के लायक क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में खाली स्थान के रूप में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। महबूब उल हक के अनुसार मानव के विकल्प स्थिर नहीं है, बल्कि ये विकल्प परिवर्तनशील है, अर्थात वह अपने विकल्प को चेंज भी कर सकता है। महबूब उल हक के अनुसार महबूब उल हक कहते हैं कि मानव विकास का मूल उद्देश्य क्या है? कि ऐसी दशाओं को उत्पन्न करो जिनमें लोग एक सार्थक बेहतरीन जीवन जी सके, सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। तब हम मानव विकास की बात तो करते हो, लेकिन मानव विकास का मूल उद्देश्य क्या है? ऐसी दशाओं को उत्पन्न करो जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। वेरी इम्पोर्टेंट। और मानव विकास की अवधारणा महबूब उल हक के द्वारा 1990 के ईस्वी में दी गई। आप जिस मानव विकास की अवधारणा की बात करते हैं, ये अवधारणा महबूब उल हक के द्वारा दी गई। महबूब उल हक पाकिस्तान के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। उनके द्वारा 1990 में ये अवधारणा दी गई। 1990 ईस्वी से ही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको आप कहते हैं यूएनडीपी का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ने अपने वार्षिक यानी 12 महीने का जो मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करता है, तो वो भी मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग करता है। इसका मतलब जब यूएनडीपी के द्वारा वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित किए जाते हैं, तो मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर महबूब उल हक, डॉक्टर अमर्त्य सेन मानव विकास अवधारणा के लिए महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री माने जाते हैं। विशेष ध्यान रहे, ये दोनों अर्थशास्त्री जिन्होंने मानव विकास अवधारणा पर काम किया है, नोबेल पुरस्कार विजेता इन दोनों अर्थशास्त्रियों में से अमर्त्य सेन को विश्व का बेहतरीन पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और उन्होंने कहा है कि विकास का मुख्य ध्येय क्या है? वो कहता है कि स्वतंत्रता में वृद्धि। मैं थोड़ा लिखने में कंफ्यूज हो गया। वृद्धि यानी देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति आज़ाद रहे, स्वतंत्र रहे, तभी सही मायने में विकास होगा। अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का मुख्य ध्येय क्या है? आप लिखोगे आज़ादी में वृद्धि, हर व्यक्ति स्वतंत्र रहे। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के अनुसार
स्वतंत्रता में वृद्धि भी विकास लाने में सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। ये अमर्त्य सेन मानते हैं, अगर आज़ादी में स्वतंत्रता में वृद्धि होगी तो रियल में विकास भी आगे बढ़ेगा और यह उसका सबसे प्रभावशाली माध्यम है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हमारे देश में बाल लिंग अनुपात में गिरावट आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस मुद्दे को देखते हुए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। वेरी इम्पोर्टेंट। आपको ध्यान रखना है, देश के अंदर लिंग अनुपात गिरता जा रहा है और इस गिरते हुए लिंग अनुपात को देखते हुए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया था। मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष कौन से हैं? किसी भी देश के लिए मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है वहाँ के लोग लंबी आयु तक जिए, वहाँ के लोगों का जीवन है वो स्वस्थ रहें, ज्ञान प्राप्त करने का बेहतरीन अवसर हों, एक शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन हों, तो ये मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। लंबी आयु तक जीना, स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना और एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन होना। संसाधनों तक पहुँच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु है। वेरी इम्पोर्टेंट। क्यों? देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों तक व्यक्ति की पहुँच हो, व्यक्ति का बेहतरीन स्वास्थ्य हो और उसके पास शिक्षा हो, तो ये मानव विकास के केंद्र बिंदु है। इनके बिना मानव अपना विकास कभी नहीं कर पाएगा। वेरी इम्पोर्टेंट। लोगों में मानव विकास आधारभूत कमी रहती है। अगर ऐसी कमी रहती है तो इसके पीछे कौन से कारण हैं? आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और आज़ादी उनको नहीं होती। आज भी हमारे देश में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आधारभूत विकल्प तय करने की क्षमता और आज़ादी नहीं होती। ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, भौतिक रूप से गरीबी, सामाजिक भेदभाव, संस्थाओं की अक्षमता, ये ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से आधारभूत विकल्प है उनको तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती। वेरी इम्पोर्टेंट है। लोगों में विकल्पों की वृद्धि करें तो लोगों में विकल्पों की वृद्धि करने के कारक बेहतरीन स्वास्थ्य हो, शिक्षा तक पहुँच हो, संसाधनों तक पहुँच हो और उनमें क्षमताओं का निर्माण हो, काम करने की क्षमता हो, हर संसाधन तक उनकी पहुँच हो, बेहतरीन शिक्षा हो और उनका उज्जवल स्वास्थ्य हो, तभी अपने विकल्प में वृद्धि कर पाएगा। वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मानव विकास के स्तंभ आप विशेष ध्यान रखें। आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार मानव विकास के 4 स्तंभ है। वेरी इम्पोर्टेंट। पहली बात, इन 4 स्तंभों में पहला स्तंभ है क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये एक मानव के विकास के लिए 4 स्तंभ है जो वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक में है। क्षमता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुँच। इस देश के अंदर निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उसको जितने भी अवसर है उस अवसर तक समान रूप से पहुँच होनी चाहिए।
लोगों को उपलब्ध इस देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं, इनको जितने भी अवसर उपलब्ध होते हैं, उन अवसरों पर लिंग, यह महिला है पुरुष है, पर जाति, आय यानी अमीर और गरीब है, भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। इस देश में जितने भी अवसर उपलब्ध होते हैं, उन अवसरों में लिंग, प्रजाति, आय और जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा तक पहुंच न होने के कारण किसी प्रकार से कई वर्गों के विकल्प को सीमित करता है। हमारे देश में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पहुंच शिक्षा तक नहीं हो पाई, वे किसी न कारण से स्कूल नहीं जा सके, तो उनके सामने कई ऐसे विकल्प हैं जो सीमित है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बिना पढ़ा लिखा लड़का कभी डॉक्टर नहीं बन सकता, तो उसके सामने यह विकल्प सीमित है। बिना पढ़ा लिखा लड़का कभी भी शिक्षक नहीं बन सकता। अगर शिक्षा प्राप्त न करेंगे तो कई विकल्प है वो हमारे लिए सीमित हो जाएंगे। वेरी महत्वपूर्ण। सतत पोषणीयता, ऐसा विकास जिसमें प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसर और विकल्प उपलब्ध को सुनिश्चित करना है। ऐसे नहीं कि केवल हमें अपना ही विकास करना है, नहीं, हमें हमारा विकास तो करना है, लेकिन आने वाली भावी पीढ़ी, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है उनके लिए भी अवसर और विकल्प उपलब्ध रखो भाई। ऐसे नहीं कि हम केवल आज ही के समय अवसर और उपलब्ध समाप्त कर दें। इसे कहते हैं सतत पोषणीयता, यानी यह जो विकास है यह लगातार बना रहे। उत्पादकता, उत्पादकता का अर्थ है मानव श्रम। उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता, इस पृथ्वी पर निवास करने वाला मानव प्रकृति का सबसे मूल्यवान संसाधन है, और मानव जब श्रम करता है, मेहनत करता है, तो वो देश को कुछ न कुछ उत्पादन करके देता है। और ये उत्पादकता मानव कार्य के संदर्भ से जुड़ी है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जा सकती है। अगर हमारे देश में उत्पादकता को बढ़ाना है, देखो लिखा है उत्पादकता में निरंतर वृद्धि कैसे करोगे? देश में रहने वाले लोगों में अधिक से अधिक क्षमताओं का निर्माण करो, उन्हें ऐसी बेहतरीन शिक्षा मिले ताकि वे देश में कुछ न कुछ उत्पादक करते रहे। वेरी महत्वपूर्ण। जन समुदाय, इस देश में निवास करने वाले लोग ही इसी राष्ट्र की वास्तविक धन संपदा है। किसी भी देश में निवास करने वाले लोग उस राष्ट्र की वास्तविक धन संपदा होते हैं। ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास, हर आदमी को अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से उनके कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश में रहने वाले सभी लोगों तक ज्ञान की पहुँच हो, उन्हें बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, तो उनकी क्षमता में वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सशक्तिकरण, अपने विकल्प सुनने के लिए मैं क्या करूं और क्या न करूं, मेरे सामने कौन सा विकल्प ठीक है और कौन सा नहीं, इसको चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना ही सशक्तिकरण कहलाता है। मुझे कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, अपने विकल्प सुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना ही सशक्तिकरण कहलाता है। और ऐसी शक्ति बढ़ती हुई
स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। इन्होंने एक पुनः लिख दिया, ऐसी शक्ति बढ़ेगी कैसे? जब हमारे देश के लोग स्वतंत्र रहेंगे, उनके अंदर क्षमता होगी, तभी ऐसी शक्ति में बढ़ोतरी होगी। वेरी इम्पोर्टेंट। लोगों को सशक्त करने के लिए किसी भी राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों को मजबूती प्रदान करने के लिए सबसे पहली बात है वहाँ का शासन कैसा हो, सुशासन और लोकोन्मुखी नीतियाँ। ऐसी नीति बनाए सरकार ताकि लोगों को आगे से आगे बढ़ने में बेहतरीन अवसर मिले। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से कई ऐसे समाज हैं जो आज भी पिछड़े हुए हैं। ऐसे समूह के लिए सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। अगर उन जातियों को, उन पिछड़ी समूहों को अगर सशक्तिकरण का विशेष अवसर दिया जाए तो वे राष्ट्र के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी कड़ी में हमारा जो अगला विशेष टॉपिक आया है वो है मानव विकास के उपागम। पहली बात तो वेरी इम्पोर्टेंट, इससे भी नहीं मानो तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एक बात। फिर दूसरी बात है मानव विकास के कितने उपागम? मानव विकास के 4 उपागम हैं। कौन से? आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और चौथा है क्षमता उपागम। ये वेरी इम्पोर्टेंट। मानव विकास के कितने उपागम है? 4। आय, कल्याण, न्यूनतम आवश्यकता और क्षमता। फिर मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है? मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हिंदी में अर्थ होगा मानव विकास सूचकांक। स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुँच, देश के अंदर निवास करने वाले लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, वे शिक्षा तक उनकी पढ़ाई कैसी है, देश के अंदर जितने भी संसाधन है वहाँ तक उनकी पहुँच कैसी है। जैसे प्रमुख क्षेत्र के आधार पर किसी भी देश का मानव विकास मापन का क्रम तैयार किया जाता है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ के लोगों का स्वास्थ्य बेहतरीन है, वहाँ के लोगों की शिक्षा का स्तर ऊंचा है, वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति की संसाधन तक पहुँच है। हम उसको उच्च निम्न कोटि में क्रम दे सकते हैं, यानी गरीब और अमीर। मानव विकास क्रम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट, इस दुनिया के अंदर मानव विकास क्रम के लिए किसी भी देश का क्रम जारी करना है तो वो क्रम जारी होता है 0 से 1 के बीच का स्कोर। याद रहे मानव विकास क्रम को हमेशा 0 से 1 के बीच ही जारी किया जाता है। वेरी इम्पोर्टेंट। HDI जिसका पूरा नाम मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो वेरी इम्पोर्टेंट है और अति लघुत्रात्मक में आने लायक। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, जो वेरी महत्वपूर्ण है। उच्चतर जीवन का अर्थ है, हम कैसे कह सकते हैं कि उस देश के लोगों का जीवन है वो उच्चतर है। लोगों के पास अधिक दीर्घ यानी लंबी उम्र तक जीवित रहना और उनको अधिक लंबे समय तक उनका शरीर स्वास्थ्य है वो स्वस्थ रहे।
अगर ऐसे अवसर उनके पास है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ के नागरिकों का जीवन उच्चतर है। लंबी उम्र तक जीना और अधिक रूप से स्वस्थ रहना। संसाधनों तक पहुँच को, इस देश के अंदर किसी भी संसाधन तक पहुँच उनकी कार्य शक्ति क्रय शक्ति अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में मापी जाती है। दुनिया के किसी भी देश में निवास करने वाले व्यक्ति की संसाधन तक पहुँच और उसकी जो क्रय शक्ति है उसको अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में मापा जाता है। किसी भी देश का स्कोर एक के जितना निकट है उस देश का मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक है। आपने क्या देखा, किसी भी देश के मानव विकास के लिए स्कोर है वो 0 से 1 के बीच है। एक बात हमने समझी, अगर कोई देश है जैसे नार्वे, हम एक उदाहरण देते हैं नार्वे, किसी भी देश अथवा नार्वे का स्कोर 1 के जितना निकट है। अब 1 के निकट कैसे होगा, जैसे 0.988 यह 1 के निकट है। अगर ऐसा स्कोर किसी देश का आता है तो हम कह सकते हैं उस देश का मानव विकास का स्तर बहुत अधिक है और ऊंचा है। लेकिन इसी प्रकार अगर किसी देश का स्कोर 1 से जितना दूर है, जैसे 0.281, अगर यह स्कोर है, क्योंकि 0 के बाद में कौन सी संख्या आ रही है 2, तो यह 1 से बहुत दूर है, उस देश का मानव विकास का स्तर निम्न माना जाएगा। अब 1 के नज़दीक कौन है, 1 के दूर कौन है, हम कैसे पता करेंगे। 1 के पास कौन है, 0.985। अगर 0 के बाद में 8, 7, 6, 9 ये संख्या आती है तो वो लमसम 1 के पास है। अगर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ये संख्याएं हैं तो वो संख्याएं 1 से बहुत दूर है। जो स्कोर 1 से दूर, उस देश का मानव विकास निम्न, और जो 1 के नज़दीक है उसका मानव विकास उच्चतर है। मानव विकास सूचकांक, एक तो मानव विकास सूचकांक HDI एक खुद मानव विकास इनकी प्राप्तियों का मापन करता है। यानी मानव विकास सूचकांक ही मानव विकास की प्राप्तियों का मापन करता है कि उन्होंने संसाधनों तक पहुंच कितनी है, उनकी आयु दीर्घ है या नहीं, उनका स्वास्थ्य कैसा है। आय उपागम वेरी महत्वपूर्ण, हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यह मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। अगर पूछा जाए मानव उपागम का सबसे प्राचीन उपागम कौन सा है, आप लिखोगे आय उपागम। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है कि उस देश में रहने वाले नागरिक की आय कैसी है, वह कुछ कमाता है या नहीं। आय का स्तर ऊंचा तो मानव विकास का स्तर भी ऊंचा। सब काम पैसों का कमाल है। अगर उसकी आमदनी बढ़िया है तो उसका मानव विकास का स्तर भी बेहतरीन है। डियर स्टूडेंट, दूसरा उपागम है कल्याण उपागम। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है कि सरकार को लोगों के कल्याण के लिए
शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, उनकी सामाजिक सुरक्षा और उनके सुख साधनों पर अधिक से अधिक सरकारी खजाने से पैसों को खर्च करना चाहिए। ऐसा समर्थन करता है कल्याण उपागम। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं हैं, किंतु वह केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके, यानी लोगों के कल्याण के लिए अधिकतम व्यय करे, खर्च करके मानव विकास के स्तर को ऊपर उठा सकती है और जिम्मेदार भी है। सरकार अगर चाहती है लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो तो अधिक से अधिक खर्चा करके मानव विकास के स्तर में वृद्धि कर सकती है, ऊंचा उठा सकती है। आधारभूत आवश्यकता उपागम, जो इसका तीसरा उपागम है, इस उपागम को मूल रूप से किसने तैयार किया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विशेष ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में अर्थ होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। यह संगठन दुनिया के अंदर काम करने वाले लेबर अर्थात मजदूरों के लिए काम करता है। तो इस उपागम को मूल रूप से किसने तैयार किया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। वेरी इम्पोर्टेंट एक बात। अब इन्होंने इसके अंदर कितने प्रकार की आवश्यकताएं बताई? न्यूनतम 6 आवश्यकताओं पर इन्होंने जोर दिया। और वो 6 आवश्यकताएं कौन सी? स्वास्थ्य 1, शिक्षा तक पहुँच, हर आदमी को भोजन, हर आदमी तक पानी, देश के अंदर साफ सफाई, स्वच्छता और उनके रहने के लिए आवास। ये 6 आवश्यकताएं इन्होंने जो महत्वपूर्ण बताई, तो मैं भी आपके लिए महत्वपूर्ण बताता हूँ। ये 6 प्रकार की आवश्यकताएं जो इन्होंने बताई, इसमें मानव विकास की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। एक मानव, उसकी मूलभूत आवश्यकता कौन सी है? एक ज़माने में मानव की मूलभूत आवश्यकता थी रोटी, कपड़ा, मकान, तभी तो मानव विकास होगा। ये व्यवस्थाओं में इस पे बहुत जोर दिया गया। क्षमता उपागम, इस उपागम का संबंध किस अर्थशास्त्री से है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। संसाधनों तक पहुँच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ती मानव विकास की कुंजी है। और 1990 ईस्वी से प्रति वर्ष, बात कब की है? उससे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP मानव विकास प्रतिवेदन को प्रकाशित करता है। यह प्रतिवेदन मानव विकास स्तर के अनुसार सभी सदस्य देशों की कोटि क्रम अनुसार सूची उपलब्ध कराता है। जितने भी देश हैं उसमें उनको क्रम देकर उनकी लिस्ट तैयार की जाती है, और उसमें कौन सा देश ऊपर है और कौन सा देश बहुत दूर है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक मानव विकास सूचकांक, एक गरीबी सूचकांक। ये दोनों UNDP द्वारा प्रयुक्त किए गए मानव विकास मापक के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक है। अगर मानव विकास को मापना है तो UNDP कहती है कि एक मानव विकास सूचकांक और एक गरीबी सूचकांक, ये 2 महत्वपूर्ण सूचकांक है। इसी अगली कड़ी में किसी भी प्रदेश के मानव विकास की कमी दर्शाने के लिए निम्न तत्व होते हैं। अब कोई भी राष्ट्र है, उसके मानव विकास की कमी देखनी है तो 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रहने वाले लोगों की संभाव्यता। उस राष्ट्र के अंदर लोग 40 वर्ष की आयु तक भी जिंदा नहीं रह सकते।
हम कैसे कह सकते हैं उसका बेहतरीन मानव विकास है? युवा लोग हैं और युवाओं के बाहर की आबादी या युवाओं से कम उम्र के लोग भी निरक्षर हैं, न लिखना आता है न पढ़ना आता है। भला हम कैसे कहेंगे उस राष्ट्र का मानव विकास बेहतरीन है? हम कहेंगे कि तुम्हारा मानव विकास है वो कमज़ोर है। 40 वर्ष की आयु तक तुम्हारे देश में लोग जीवित नहीं रह पाते। सब व्यक्ति निरक्षर है। स्वस्थ जल से पहुँच न रखने वाले लोगों की संख्या। उस राष्ट्र में खूब सारी ऐसी आबादी जहाँ तक साफ सुथरा मीठा पानी नहीं पहुँचा हो, और अल्प भार वाले ऐसे बच्चे जिनका वजन आयु के अनुसार नहीं है, अर्थात कम भार वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है। हम कहेंगे उस राष्ट्र का मानव विकास 0 है। एक उदाहरण आया है भूटान, जो वेरी इम्पोर्टेंट। पहली बात तो क्यों इम्पोर्टेंट? यह दुनिया का एकमात्र अकेला ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, खुशी, देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। आपको पूछा जाएगा दुनिया का ऐसा देश जिन्होंने अपने देश में सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। आप लिखोगे भूटान और सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, GNH, जिसका पूरा नाम सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, ये इसका पूरा नाम है। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमें विकास की आध्यात्मिक, भौतिकता, गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं प्रदेश की आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से सीधा संबंध नहीं है। मानव विकास से कई बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर है। ये कहते हैं दुनिया के अंदर कई ऐसे बड़े देश हैं, उन बड़े देशों की अपेक्षा दुनिया के कई ऐसे छोटे देश हैं जिनका काम बेहतरीन है और मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्र का कोटि क्रम धनी देशों से ऊंचा है। जब मानव विकास की रिपोर्ट तैयार की जाती है तो कई ऐसे गरीब देश हैं जिनका क्रम धनवान देशों से भी कभी कभी ऊंचा रहता है। उदाहरण के लिए छोटी अर्थव्यवस्था होते हुए भी श्रीलंका, त्रिनिदाद टोबैगो का मानव विकास सूचकांक भारत से भी ऊंचा है। जिस बात को हम ऊपर पढ़ रहे थे उस बात को उदाहरण दे के देखा तो श्रीलंका, त्रिनिदाद टोबैगो जैसे छोटे देश मानव विकास सूचकांक में भारत से ऊंचे हैं और कम प्रति व्यक्ति आय कम होने के बावजूद भी मानव विकास में केरल एक ऐसा राज्य है जिसका प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से भी बेहतरीन है। अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर दुनिया के देशों को हम 4 समूह वर्ग में बांटते हैं। कई राष्ट्र ऐसे हैं जो अति उच्च श्रेणी में आते हैं, कई उच्च और कई मध्यम, कई निम्न। बिल्कुल सरल है, अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। दुनिया के देशों को कोटि क्रम में बांटकर उनकी लिस्ट बनाई जाती है। उच्च मानव विकास, दुनिया के कई ऐसे राष्ट्र हैं जिनका मानव विकास का स्कोर बड़ा ऊंचा है, उच्च है, हाई लेवल का है। तो वो देश लगभग किस महाद्वीप में स्थित है? वो देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है। सोवियत संघ, जिसका विघटन 1990-91 में हुआ। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वे हैं।
अब आप दुनिया के किस देश के मानव विकास सूचकांक को उच्च मानोगे, हाई मानोगे? हम मानेंगे जिनका स्कोर 0 से या 0.8 से ऊपर है, 0.8 से ऊपर है तो हम उसको मानव विकास सूचकांक उच्च मानेंगे। और मानव विकास तैयार करने का जो आंकड़ा है वो 0 से 1 है। 1 के जो पास है वो उच्च है, 1 से जो जितना दूर है वो इतना ही निम्न है। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार उच्च मानव विकास सूचकांक में दुनिया के कितने देश आते हैं? 66। जब मानव विकास प्रतिवेदन तैयार किया गया 2020 में, तो उन्होंने कहा कि उच्च मानव विकास सूचकांक में कितने देश हैं, तो आप लिखोगे 66। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाले दुनिया के 10 देश, आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है। दुनिया के अंदर 10 ऐसे देश हैं। 2020 में जब सर्वे आया तो उसका मूल्य सूचकांक है वो बहुत ही उच्च है, हाई है, और वो 0.8 से ऊपर है। कौन से देश है? नंबर 1 नॉर्वे, 2 नंबर आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, हांगकांग, आइसलैंड, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और डेनमार्क। नंबर 1 पे है नॉर्वे, जिसका मानव विकास सूचकांक उच्च मूल्य सूचकांक में दुनिया में पहले नंबर पर है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। उच्च मानव विकास समूह के अंदर कुल देश आते हैं 53। उच्चतर मानव विकास वाले देश वे हैं जहाँ सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है। लोगों और सुशासन में उच्चतर निवेश इस वर्ग के देशों में अन्य देशों से अलग कर दिया है। मानव विकास की मध्यम स्तर वाले देश, मध्यम स्तर वाले देशों की संख्या बताई है 37। वेरी इम्पोर्टेंट है। और मानव विकास का जो सबसे निचला स्तर है वो है निम्न स्तर, और निम्न स्तर के अंदर देशों की संख्या बताई है 33। इनमें से अधिकांश छोटे देश हैं जो निम्न में आते हैं। वो राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के रूप में, सामाजिक अस्थिरता, अकाल, बीमारियों की अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं, तभी वो मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों की श्रेणी में आते हैं। मानव विकास प्रतिवेदन 2006 में जारी किया गया, और मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा? 126वें स्थान पर। वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन 2020 का आंकड़ा कहता है कि जब मानव विकास सूचकांक की लिस्ट आई तो भारत कौन से स्थान पर चला गया? 131वें स्थान पर चला गया। एक प्रदेश में मानव विकास के निम्न अथवा उच्च स्तर क्या दर्शाते हैं? सामाजिक सेक्टर पे सरकार कितना व्यय करती है, देश का राजनीतिक परिवेश कैसा है, लोगों के पास उपलब्ध आज़ादी कैसी है। मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश सामाजिक सेक्टर की बजाय प्रतिरक्षा पर बहुत अधिक खर्च करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है, और बोर्ड परीक्षा को देखते हुए बिना दबाव, बिना भय, तनाव मुक्त तैयारी करें, और परीक्षा में आप भय मुक्त बैठकर बिल्कुल एकदम तनाव मुक्त रहकर लिखें, और आप एक सभ्य सुशासन अनुशासन से पढ़कर अपना बेहतरीन परिणाम दें। इसी आशा और अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।